morning students, welcome back all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will start a new lesson, Kirchhoff's law and electric circuit, किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ। इसमें फर्स्ट आप जानेंगे इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, वैद्युत सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? सेल तो सभी जानते हैं। इलेक्ट्रिक सेल मीन्स जो सेल इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है। वो सेल और बैटरी दोनों प्रकार से आप समझ सकते हैं। सेल और बैटरी में अंतर बस कितना होता है वो कल भी आपको बता चुके हैं। तो हम सेल की बात अगर करें, एक शुष्क सेल की हम बात कर रहे हैं। सेल कई प्रकार के होते हैं। शुष्क सेल होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक सेल, इस प्रकार से। एक शुष्क सेल की बात करें तो इसमें क्या होता है, केमिकल भरा होता है, नौसाधार अमोनियम जो भी इसमें होता है, इस प्रकार के पदार्थ भरे होते हैं। और ये प्रोड्यूस कौन सी एनर्जी करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एक लाइन हम लिख सकते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। सीधा सा कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। बट ये जो है छोटी क्लास वाली बात हो गई। अब बड़ी क्लास वाली बात क्या करेंगे? ये आपका एक वायर ए बी पड़ा हुआ है। इसको हम अभी वायर ही क्यों कह रहे हैं? बिकॉज बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, जुड़ी ही नहीं है तो वायर ही तो होगा। और इसको हमने बैटरी जोड़कर एक सर्किट बना दिया। बैटरी जोड़ दिया, आपके ये क्या बन गया? सर्किट। ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस वायर था, एक सेल जोड़ दिया। तो अब क्या होगा? अब ये सर्किट बन गया। हम बार बार बता रहे हैं वायर और सर्किट में अंतर क्या होता है। वायर में बैटरी कनेक्ट नहीं है, सर्किट का मतलब है ये पूरा परिपथ कनेक्ट है, बैटरी जुड़ी हुई। तो अब यहाँ पर हम सेल की डेफिनेशन क्या देंगे? सेल अभी तक इसे इलेक्ट्रॉन तो थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रवाहित नहीं हो रहे हैं। तो जैसे आपने बैटरी जोड़ा वैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि सेल जो है किसी भी चालक में आवेश को प्रवाहित होने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन तो पहले से एल्युमिनियम के वायर में थे, इलेक्ट्रॉन तो पहले से इन तार में थे, कॉपर के वायर में। क्या करंट फ्लो हो रहा था? नहीं हो रहा था। और जैसे इसके बीच में सेल जुड़ा या यहाँ पर बीच में पोटेंशियल अप्लाई हुआ, वैद्युत बल अप्लाई हुआ, तुरंत क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन चलने लगे, आवेश का प्रवाह होने लगा। तो हम दो लाइनें लिखेंगे कि सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल किसी भी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित होने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जब सेल ऊर्जा देता है तभी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। समझ पा रहे हैं? अब कई प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, शुष्क सेल, और ये जो गोल भरा होता है इस प्रकार से विलयन प्लेट का भरा होता है, ये सेल होते हैं। तो सेलों के प्रकार भी इसमें होंगे तो आपको पढ़ाए जाएंगे। शायद ये इस बार हट गए हैं पाठ्यक्रम से, तो पहले सेल के बारे में लिख लीजिए। देखिए आपका नेक्स्ट हेडलाइन है सेल का वैद्युत वाहक बल। ये मेन पार्ट है, आपको समझना है। न्यूमेरिकल में आपको दो प्रकार के पोटेंशियल देखने को मिलेंगे। एक होगा किसी सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एक होगा किसी सेल का टर्मिनल वोल्टेज। मतलब दोनों ही वोल्टेज हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये भी एक प्रकार का क्या है? वोल्टेज है। इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट ही होगा। और एक और वोल्टेज आपको न्यूमेरिकल में पढ़ने को मिलेगा, सेल का टर्मिनल वोल्टेज। तो आपको दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। वहां पर केवल वोल्ट लिखा होगा कि वैद्युत वाहक बल इतने वोल्ट है, टर्मिनल वोल्टेज इतने वोल्ट है। तो आपको समझना होगा इसमें ईएमएफ कौन सा है और टर्मिनल वोल्टेज कौन सा है। तो सीरियसली इसको ही समझ लीजिए। देखिए जैसे कि ये कोई सर्किट है, इसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। सर्किट नहीं, अभी ये क्या है? वायर है। सर्किट को अब इसको हम बनाने जा रहे हैं। अब इसको मैंने यहाँ पर एक बैटरी ऐड कर दिया, ये सेल मैंने ऐड कर दिया है। अब ये एक सर्किट बन गया है। ए भी एक वायर था। तो देखो इसमें जब हम सेल ऐड करेंगे, इसके लिए फार्मूला पहले लिख लीजिए तो ज्यादा समझ जाओगे। ई बराबर होता है W/Q। अभी हमने कहा था कि सेल आवेश को प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा प्रदान कराता है। तो अगर हम Q 1 कूलाम ले लें, 1 कूलाम आवेश की बात करें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? W। और ये जो E है यही है ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ अ सेल, ये सेल का ईएमएफ हो जाएगा। ईएमएफ वैसे शॉर्ट में आप ऐसे लिखा पाएंगे, कैपिटल लेटर में नहीं, ऐसे लिखा होगा, स्मॉल ई से लिखा होगा ईएमएफ। ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है, कैसे भी लिख सकते हैं आप, लेकिन लिखा आपको स्मॉल ई मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो ईएमएफ W के इक्वल निकल आया, और W क्या है? सेल द्वारा किया गया कार्य। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन कैसे बताएंगे कि एकांक कूलाम आवेश को सेल द्वारा
पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात ये सेल एकांक कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में एक राउंड लगा दे, एक चक्कर लगवा दे, तो इस कार्य में सेल को जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी या सेल को जितना कार्य करना पड़ेगा, ये चाहे कौन सेल द्वारा किया गया कार्य चाहे कौन सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, ये ऊर्जा सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। तो फिर से हम डिफाइन कर रहे हैं कि एकांक कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा अथवा सेल द्वारा किया गया कार्य सेल के ईएमएफ के बराबर होता है, सेल के वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपकी हो जाएगी। लिखिए, देखिए यदि हम कहें कि इक्वल टू 10 कूलाम, हम कहें कि 10 कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में 100 जूल कार्य करना पड़ रहा है सेल को। अगर हम कहें कि 10 कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, सेल सहित क्यों बोल रहे हैं, सेल में भी प्रवाहित होता है करंट। जैसे हम डीसी बैटरी की बात करें, आपको व्यवहारिक उदाहरण से समझ लीजिए, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ये सर्किट आपका जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही आप इसको ऐड करते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अर्थात आवेश किधर से किधर चलने लगता है, माइनस से प्लस की ओर, इधर प्लस की ओर। तो बाह्य परिपथ में तो आवेश चल ही रहा है, लेकिन अंदर भी आवेश चलता है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर चलता है प्लस से माइनस की ओर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चलता है वो चलता है प्लस से माइनस की ओर। तो ये आवेश यहाँ से सेल सहित मतलब सेल के अंदर भी प्रवाहित करने में, जो कि सेल के अंदर भी प्रवाहित करने में सेल को ही कार्य करना पड़ता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं किसी भी एकांक कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, एक चक्कर लगाने में जो सेल को कार्य करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं सेल का ईएमएफ। तो यहाँ पर हम 10 कूलाम अगर आवेश लें और कहें ये इसको प्रवाहित करने में 100 जूल कार्य करना पड़ता है सेल को, तो फिर 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कैसे निकालोगे? 100 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 100 जूल कार्य करना पड़ता है, तो फिर 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में कितना जूल? आपने क्या किया, W को Q से भाग किया ना, तो इसी से फार्मूला डेरिवेट हो जाएगा। अगर 10 कूलाम ना बोलकर हम कहें कि यदि Q कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में W जूल कार्य करना पड़ता है, तो EMF इक्वल टू W/Q। जब आप यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज में देख रहे हैं, भाग ही करना पड़ रहा है W/Q, तो अगर हम 10 और 100 ना बोलकर Q और W बोल दे तो W/Q करना पड़ेगा ना फार्मूले में। लाइन चेंज करके लिख लीजिए, यदि Q कूलाम आवेश, अब इसका आप मात्रक अगर देखेंगे, इसका यूनिट तो आप फार्मूले से अगर निकाल लें तो W क्या है, कार्य, मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, और Q आवेश है, जूल प्रति कूलाम आ रहा ना, इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट, इसी को वोल्ट कहते हैं। तो ईएमएफ का भी मात्रक आप क्या लिखेंगे, वोल्ट लिखेंगे। तो लिख लेंगे नीचे कि सेल के वैद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। आपने विभव जब निकाला था, जरा वहां के बारे में सोचें, विभव या विभवांतर, तो आपने यही तो फार्मूला लगाया था W/Q0। विभव की परिभाषा यही मैंने बताया था, V = W/Q0। तो यहाँ भी तो W/Q0 है। ठीक, तो ये क्या है, ये एक प्रकार से सेल का ईएमएफ जो है, ये एक प्रकार का वोल्टेज ही है, ये आप समझ लीजिए। नाम है वैद्युत वाहक बल, लेकिन ये है क्या, एक प्रकार से वोल्टेज है। इसका मात्रक जो होगा वो क्या आएगा, वोल्ट ही आएगा। नोट कर लीजिए, वोल्ट होता है इसका मात्रक। आगे अब देखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। डाल लीजिए अगली हेडलाइन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। एक तो आपको एक सीधा सा फंडा बता दें कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लो होने से हीट प्रोड्यूस हो, उष्मा उत्पन्न हो, समझ लीजिए वहां रेजिस्टेंस अवश्य होगा। समझ पा रहे इस बात को कि इलेक्ट्रिक के फील्ड में अगर कहीं भी करंट फ्लो हो रहा है और हीट वहां प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां पर रेजिस्टेंस अवश्य है। जहां कम हीट प्रोड्यूस हो रही है वहां पर कम है, और जहां पर हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्योंकि हीट के लिए फार्मूला क्या होता है, H = I² RT, ये मेन फार्मूला है ना।
तो अगर आई का मान बढ़ेगा तब तो हीट का जो मान होगा वो डायरेक्ट उसके वर्ग के बराबर बढ़ेगा। करंट 2 गुना हो गया तो हीट कितनी हो जाएगी 4 गुनी। करंट 3 गुना हो गया तो हीट हो जाएगी 9 गुनी। लेकिन अगर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा तब भी हीट बढ़ेगी। तो सब जगह रेजिस्टेंस होता है, बिना रेजिस्टेंस के बिना प्रतिरोध के कोई बात होती नहीं। अभी यहाँ पर देखो करंट आ रहा, फैन चल रहा है, मूव कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। जहां पर कुछ मूव कर रहा है, वर्क हो रहा है, वहां पर कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी अभी कन्वर्ट हो रही है यांत्रिक ऊर्जा में। अगर इस फैन को आप रोक दें, इसको कन्वर्ट ना होने दें, तो क्या होगा? तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है कुछ ना कुछ कार्य करेगी ना। अब इस फैन को आप रोक दीजिए, डंडे से पकड़ लीजिए, ना घूमने दीजिए और करंट को आने दीजिए, तो करंट आएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जरूर लॉस होगी। और मैकेनिकल एनर्जी आप उत्पन्न नहीं होने दे रहे, तो वो एनर्जी जो आई है, जो लॉस हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो कुछ ना कुछ कार्य करेगी ना। तो क्या कार्य करेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी, कॉइल को जला देगी। तो वही एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? हीट में। और चाहे इसको बंद कर लो, अभी देखो ये वायर गर्म हो जाएगा, टच करके देख सकते हो। अर्थात इस तार का भी रेजिस्टेंस है, लेकिन ये बहुत कम है। इतना कम है कि जब ये वर्क नहीं होने दोगे तब ये गर्म होगा, और जबकि हीटर का तार तो ऐसे ही गर्म हो जाता है। तो रेजिस्टेंस जहां होगा वहां हीट जरूर प्रोड्यूस होगी। तो हम क्या कहें, बैटरी के अंदर आंतरिक प्रतिरोध होता है कि ये जो बैटरियां रखी हुई है, ये जो सेल रखे हुए हैं, इनके अंदर रेजिस्टेंस होता है? होता है। आप सामान्यतः डीसी बैटरी को जब चार्ज कराने जाते हैं, आप सोचोगे यहाँ पे ये चल रही है, नहीं गर्म हो रही है, नहीं हीट हो रही है, यहाँ करंट का फ्लो बहुत कम हो रहा है। करंट आप चार्ज कराने जाते हो, कितने घंटे बैटरी चार्ज होती है? 10 घंटे, 12 घंटे। और बाद में यूज कितने घंटे करते हो? काफी समय तक यूज कर लो। जितने समय तक चार्ज होती है उतने ही समय तक नहीं चलती है, उससे 2 गुना 3 गुना समय तक यूज कर लेते हो। क्यों? क्योंकि जब चार्ज होती है तो वहां पर करंट फ्लो क्या होता है? बहुत तेजी से होता है। और जब बाद में यूज करते हो तो उसमें करंट फ्लो क्या होता है? धीरे धीरे होता है। तो जब यहाँ पर करंट तेजी से फ्लो होता है तो चार्ज कराते समय बैटरी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस अवश्य है। तो वही हम बताने जा रहे हैं, सेल या बैटरी की बात कर रहे हैं कि सेल के अंदर भी आंतरिक प्रतिरोध होता है। और ये होता क्यों है? इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, केमिकल पदार्थ, नौसादर वगैरह जो भी भरे हुए हैं, सेल है, शुष्क सेल है तो उसमें शुष्क पदार्थ भरे होंगे, और अगर आपके ये घोल इसमें भरा हुआ है लिक्विड के रूप में तो भी क्या है? केमिकल पदार्थ है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता किस लिए है? आप बताएंगे कि जिस प्रकार किसी बाह्य परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसी प्रकार सेल के अंदर भरे हुए रासायनिक पदार्थ तथा उसमें लगी हुई धात्विक प्लेटों के कारण उनका आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। आंतरिक प्रतिरोध सेल में किसके किसके कारण होता है? एक रासायनिक पदार्थ के कारण जिसमें भरा हुआ है, दूसरा जो धात्विक प्लेटें लगी होती हैं सेल में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट तो अवश्य लगी होगी अगर एक सेल है। अगर कई सेल जुड़ गए, बैटरी बन गई है, तो उसमें तो बहुत सारी प्लेट लगी हुई है। इसको खोल दो, इसमें बहुत सारी प्लेट्स लगी हुई है। तो आप बताओगे कि जिस प्रकार बाह्य परिपथ में उसका प्रतिरोध होता है, उसी प्रकार सेल में भी उसमें भरे हुए रासायनिक पदार्थ तथा उनकी प्लेटों के कारण प्रतिरोध होता है। ठीक है, जिसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। समझ पाए इस बात को? देखिए नेक्स्ट आप समझेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए सेल में होता क्या है, जो सेल में होता है वही उसके प्रतिरोध को प्रभावित करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक सेल में अगर हम बात करें, हम चलिए सेल की जगह ये बैटरी यूज करें। सेल या बैटरी दोनों में अंतर तो जानते हो, दोनों से समझ सकते हैं इसको। लेकिन इसके अंदर ये प्लेट्स होती हैं, जैसे कि ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर ये प्लेट्स इस प्रकार से पड़ी होती हैं। ये सभी पॉजिटिव प्लेट्स हो गए। ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, या इसको हम कैथोड, इसको एनोड कह सकते हैं। तो इसकी प्लेट्स ये इस प्रकार से मान लीजिए पड़ी हुई है। तो देखिए सर बहुत सारे सेल बन गए हैं छोटे छोटे, एक पॉजिटिव नेगेटिव सेल प्लेट बनकर के क्या बनाते हैं? एक सेल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सेल बन गए हैं। तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है। एक तो जो आंतरिक प्रतिरोध है ये दो प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। अर्थात दो प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अच्छा, बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस अधिक होना हमारे लिए लाभप्रद है कि बैटरी के अंदर या सेल के अंदर रेजिस्टेंस कम होना हमारे लिए लाभप्रद होगा? अधिक होना, कि बैटरी खूब गर्म हो,
बैटरी गर्म होकर क्या उसको हम तापेंगे क्या बैठ करके? बताइए। बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस जितना ही कम हो उतना ही अच्छा होता है, जिससे कि अंदर ऊर्जा लॉस नहीं होगी। समस्त ऊर्जा कहाँ मिलेगी? बाहर हमको आउटसाइड में मिलेगी, समझ रहे? अगर इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो एक तो चार्ज करते समय काफी गर्म होगा सेल, दूसरा जब इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा तो ये सेल गर्म होगा, जहां हीट प्रोड्यूस होगी वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस होने की क्या जरूरत है? तो इसलिए क्या करते हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी बहुत ही कम रखी जाती है, जितनी कम हो सके। बिल्कुल बता रहे हैं, इसमें ब्राउन कलर की एक पतली सी फिल्म रख देते हैं, जैसे कागज का जो एक है भाग जितना मोटा, उतना ही पतली फिल्म रख देते हैं कि बस पॉजिटिव नेगेटिव आपस में टच ना करे बस। अर्थात दो प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ही कम होगी उतना रेजिस्टेंस इसका क्या होगा? कम होगा। दूसरी बात है यहाँ पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है घोल में डूबे हुए क्षेत्रफल पर। प्लेटों के जो प्लेटों का क्षेत्रफल है वो घोल में जितना अधिक डूबा होगा उतना ही रेजिस्टेंस उसका क्या होगा? ये उल्टा हो गया, एक मिनट, 1/r। ये जितना ही अधिक डूबा होगा, व्युत्क्रम अनुपात होता है, जितना ही अधिक भाग डूबा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ उल्टा प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें कभी भी सेल में लिक्विड या जो उसमें रासायनिक पदार्थ है उससे हमको इन प्लेट्स को क्या रखना चाहिए? फुल रखना चाहिए। अगर उसमें लिक्विड भरा जा रहा है तो लिक्विड क्या होना चाहिए? प्लेट का पूरा भाग डूबा होना चाहिए, प्लेट खाली नहीं होनी चाहिए। अगर प्लेट का अधिक भाग डूबा होगा तो रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा? कम होगा। इसीलिए जब बैटरी में जैसे कहते हैं कि वो कम पड़ गया, लिक्विड घोल कम पड़ गया, तो उसको डाल करके तब चार्ज करते हैं। ये सब तो जानते हो, व्यवहारिक बातें हैं। अगला, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है इसके अंदर जो पदार्थ भरा घोल भरा हुआ है उसकी सांद्रता पर। सांद्रता जानते हैं? सांद्रता में उसका गाढ़ापन से आप समझ सकते हैं हल्का है कि वो ज्यादा गाढ़ापन है, ठीक है? तो सांद्रता पर अगर ये लिक्विड जो भरा है ये अधिक सांद्र होगा, जैसे आप कहते हैं इसमें तेजाब भरा है, ठीक है? तो अगर जल में, इतने से जल में अगर 2 बूंद मिला दिया है इसको जो है तेजाब को, तो ये कम सांद्र है जी। अगर इसमें ज्यादा तेजाब को मिला दिया है तो ये पूरा जल क्या हो गया है? ज्यादा सांद्र हो गया है, जितना ही गाढ़ा हो जाए। तो इसकी अगर सांद्रता बढ़ जाएगी तब भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस सांद्रता के। इसमें जो घोल भरा है उसका अगर उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी तभी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसीलिए बैटरी में क्या डालते हैं? पानी ज्यादा, तेजाब बहुत कम। कभी कभी तो तेजाब नहीं कहते, जाओ घर में पानी डाल लेना और चलाते रहना, होता है ऐसा ना? अगर उसमें तेजाब बढ़ा दे, ज्यादा कर दे, तो उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी ना। जब उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए उसमें बहुत कम सांद्रता में मिलाते हैं। और प्रतिरोध जो निर्भर करता है वो निर्भर करता है इसमें जो धातु की प्लेट्स लगी हुई हैं, ये किस धातु की लगी हुई हैं? एल्युमिनियम, सोना, चांदी, कॉपर और क्या है इसमें लगा हुआ है, ठीक है? तो क्या कहेंगे? प्लेट्स के पदार्थ पर या प्लेटों के पदार्थ पर एल्युमिनियम की भी प्लेट्स लगाई जा सकती है, लोहे की भी लगा सकते हैं, सोने चांदी की भी लगाई जा सकती है अगर अवेलेबल हो, ठीक है? तो कौन सा इसमें पदार्थ लगाएं जो है प्रतिरोध सबसे कम हो? तो इन 4 पॉइंट्स पर निर्भर करता है इसका रेजिस्टेंस। और ये सब ऐसी चीजें हैं कभी रटने की जरूरत नहीं है, आपके लिए यहाँ समझ ले बस याद हो सकती है। 4 पॉइंट। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका टर्मिनल विभवांतर। देखिए जैसे कि ये आपका बैटरी हो गया, डीसी बैटरी। आप सोच रहे होंगे कि करंट को डीसी से ही क्यों समझा रहे हैं, एसी क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए सारे फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो डीसी से होते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल में एसी यूज कर रहे हो तो एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करोगे डायरेक्ट करंट में, तभी प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है? पूरा डीसी के आधार पर इलेक्ट्रिक समझोगे। एसी अपना अलग एक पार्ट है, एक लेसन पढ़ोगे, लेसन नंबर 9 या 10, उसमें एसी के बारे में सब कुछ दिया होगा। तो एसी का अपना अलग सिस्टम है, डीसी का पूरा अलग सिस्टम। आप पूरी फिजिक्स किससे पढ़ेंगे? डीसी करंट से ही पढ़ेंगे। एसी करंट जब पढ़ेंगे तो इससे बिल्कुल क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो ये आपकी बैटरी है, इस समय आपने इसको कनेक्ट नहीं कर रखा है, ना तो धारा इस करंट इसको दे रहे हो ना तो इससे करंट ले रहे हो, ठीक है? अगर चार्ज कर रहे होते तब भी समझ लीजिए करंट इसको क्या दे रहे हो। अगर इसको यूज कर रहे हो आप तो करंट ले रहे हो, कोई उपकरण चला रहे हो, लेकिन इस समय कुछ नहीं कर रहे हो। तो जब क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे उसमें लगे कि अभी ये कनेक्ट नहीं है बैटरी कहीं से, तब इसके साथ इसके बीच अगर एक हम वोल्ट मीटर लगा करके वोल्टेज नापे इस समय, तो जो इस समय वोल्टेज बताएगा वो इसका सेल का होगा ईएमएफ। क्वेश्चन पढ़ के देखोगे उसमें अगर आपको लगे इस समय ये ना तो चार्ज हो रही बैटरी, ना तो सेल चार्ज किया जा रहा, ना तो डिस्चार्ज किया जा रहा, ना करंट लिया जा रहा ना दिया जा रहा, तो उस समय जो वोल्टेज कहे जो मान दिया हो 0.5 वोल्ट या 25 वोल्ट, वो क्या होगा सेल का
ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। समझ पाए? अब इसमें हमने कोई उपकरण जोड़ दिया आगे। अब हमने इसको ले जा करके यहाँ पर मैंने एक उपकरण जोड़ दिया कोई भी, जिसमें ये रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस है। मान लीजिए यहाँ पर एक बल्ब जोड़ दिया, यहाँ पर एक फैन जोड़ दिया, यहाँ पर एक बल्ब जोड़ दिया, तो अब करंट फ्लो होने लगा ना। तो इस समय जो अब वोल्टेज इसके बीच में नापोगे, सेल के बीच में, अब वो क्या आएगा, टर्मिनल वोल्टेज आएगा आपका, V आएगा, जिसको आप अलग से बोलोगे, V से रिप्रेजेंट करोगे। और उसको हम किससे, विद्युत वाहक बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आपको ये समझना होगा पढ़ करके कि ये E है या V है। तो जब तक बैटरी कहीं से कनेक्ट नहीं है तब तक उसका वोल्टेज क्या होगा, E होगा। और जैसे ही कहीं कनेक्ट कर दोगे, बैटरी यूज होना शुरू हो गई, करंट फ्लो होने लगा, उस समय जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगा, V से। अब हम टर्मिनल वोल्टेज को कैसे डिफाइन करेंगे कि जैसे ये कोई परिपथ है, तो परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच सूत्र वही लगेगा टर्मिनल वोल्टेज का भी। जैसे यहाँ पर वोल्टेज V1 है, V2, V3 अलग अलग है, ये सब टर्मिनल वोल्टेज है, ईएमएफ नहीं है। तो V1 इक्वल टू W/Q, V2 इक्वल टू W/Q, फार्मूला यही बनेगा सब जगह। ठीक है, तो यहाँ पर हम टर्मिनल वोल्टेज को कैसे डिफाइन करें, एक जगह से समझ लीजिए। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक कूलाम को प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य इनके बीच टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। फिर से क्या बोलेंगे कि परिपथ में, सेल नहीं हम बोलेंगे, अब परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज कुछ और निकलेगा, यहाँ पर आप निकालेंगे, जितना अधिक रेजिस्टेंस लेंगे उसी पर बात डिपेंड करेगी। यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज कुछ और निकला, यहाँ का कुछ और निकला, अर्थात हर एक उपकरण के बीच टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। लेकिन ये जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, ये सेल का जो वोल्टेज होगा V उसके योगफल के बराबर ही होगा, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता। ठीक, जितने भी परिपथ में टर्मिनल वोल्टेज अलग अलग होंगे, इनका जो श्रेणी क्रम में योगफल आएगा वो इसके सेल के वोल्टेज के बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सेल के ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर भी तो एक वोल्टेज होगा सेल का। ठीक, तो टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन के लिए इतनी होगी कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, और सभी टर्मिनल वोल्टेज का जो योगफल होता है वो सेल के वोल्टेज के बराबर होता है। देख लीजिए, नेक्स्ट हेडलाइन है आपका सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, वैद्युत वाहक बल E एंड टर्मिनल वोल्टेज V में संबंध। ठीक है, तीनों एक साथ। तो देखिए, ये एक हम सेल यूज कर रहे हैं यहाँ पर मान लीजिए, और इस सेल का जो ईएमएफ है वो E है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका जो है वो E है, और इसके साथ में एक हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दे रहे हैं। ये एक्सटर्नल बेस क्या होता है, Y। ठीक है, और ये जो सेल है इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। उस रेजिस्टेंस को हम सदा ये जो रेड प्लेट होती है इसके पास में ऐड करते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, और जो नेगेटिव प्लेट होगी इसी के साथ में हम इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखा देते हैं इस प्रकार से। ये स्मॉल r है, और इसको इस प्रकार से हम जब बंद कर देते हैं तो ये समझना हमको बताती है कि ये जो स्मॉल r है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, बट क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। हाँ, इसका आंतरिक प्रतिरोध, इसको स्मॉल r से लिखते हैं। अब होगा क्या, यहाँ से सेल एनर्जी देगा और वो एनर्जी दो जगह लॉस होगी। एक तो एक्सटर्नल इस रेजिस्टेंस में लॉस होगी, हमने कहा जहां रेजिस्टेंस होगा वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस जरूर होगी, या फिर वर्क हो रहा, हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, रेजिस्टेंस में हीट ही प्रोड्यूस होगी, या कोई और मैकेनिकल वर्क हो रहा होगा। तो जो सेल एनर्जी देगा, टोटल एनर्जी सेल की जितनी होगी वो दो जगह लॉस होगी, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल रेजिस्टेंस में। ठीक है, इसी प्रकार से ये डेरिवेशन पूरा होगा। तो हम क्या करें, यहाँ से माने कि आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट निकला है, तो आई करंट इसमें से भी होते हुए ये करंट इसमें भी तो जाएगा, इस आर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इनमें से होकर करंट जाएगा। पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलता है सदा, और नेगेटिव प्लेट से होता है, सेल के अंदर से होता हुआ ऐसे करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर हम अगर इसके बीच का वोल्टेज नापना चाहें, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज कहाँ नापा जाता है, बैटरी के बाहर। तो बैटरी के बाहर हमको चाहिए इस रेजिस्टेंस के पास हमको टर्मिनल वोल्टेज नापना है, तो यहाँ पर एक हम वोल्टमीटर जोड़ दे रहे हैं। ये वोल्टमीटर का सिंबल होता है।
तो ये वोल्टमीटर क्या बताएगा, इसके सिरों पर टर्मिनल वोल्टेज कितना है। अभी टर्मिनल वोल्टेज के डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच टर्मिनल वोल्टेज, चाहे हम यहाँ जोड़ दें और चाहे यहाँ पर भी वोल्टमीटर को जोड़ सकते थे। आप चाहे तो यहाँ पर भी इस प्रकार भी वोल्टमीटर को जोड़ सकते हैं, वो भी स्ट्रक्चर आपकी बिल्कुल क्या होगी, सही होगी। समझ पा रहे हैं, हमने थोड़ा सा तार की लंबाई ज्यादा लेकर जोड़ दिया है, आप चाहे तो वैसे जोड़ लें। तो ये जो वोल्टमीटर बताएगा ये टर्मिनल वोल्टेज बताएगा। अब यहाँ पर सब कुछ हो गया, देखिए स्मॉल आर भी हो गया, ई भी है और टर्मिनल वोल्टेज भी है। तो सीधा सा हम फार्मूला क्या लगाएंगे, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को हम किससे लिख लें, W से, ठीक है, बराबर बाह्य ऊर्जा ह्रास और आंतरिक ऊर्जा ह्रास, या बाहर व्यय ऊर्जा, बाह्य परिपथ में व्यय ऊर्जा प्लस आंतरिक परिपथ में व्यय ऊर्जा। यहाँ पर लिख लेंगे बाह्य परिपथ में व्यय ऊर्जा प्लस आंतरिक परिपथ में व्यय ऊर्जा, आगे लिख लोगे ना, आंतरिक परिपथ में व्यय ऊर्जा। तो W इक्वल टू, अगर बाह्य परिपथ में व्यय ऊर्जा को हम लिख लें W एक्सटर्नल, EXT यहाँ पर लिख दें तो इसका मतलब क्या हुआ, W एक्सटर्नल बाह्य परिपथ में, और यहाँ पर हम लिख लें W इंटरनल, छोटा सा नीचे लिख लें इंटरनल परिपथ में। अब ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, स्कूल में बहुत से पढ़े हो, W इक्वल टू VIT, ये बड़ा फार्मूला, I स्क्वायर RT, ये बड़ा फार्मूला। ये सब W के फार्मूले 4-5 हाई स्कूल में निकाल के दिए जाते हैं आपको, VIT, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर R अपान RT, ये सब फार्मूले हैं यहाँ पर। तो हम व्यय ऊर्जा का फार्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो हम अगर सेल की ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा के लिए हम फार्मूला यूज करें तो हम V की जगह क्या लिखेंगे, सेल के लिए E लिखेंगे, क्योंकि सेल का वैद्युत वाहक बल क्या है, E वोल्ट है, E वोल्ट है। तो अगर हम कहें सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, तो सेल के लिए हम V के स्थान पर क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, सेल का वैद्युत वाहक बल जो कि होता है जब करंट नहीं वो दे रहा होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, आप लिख सकते हैं चूंकि W इक्वल टू VIT, तो यहाँ पर हम सेल के लिए क्या यूज करेंगे, EIT। मान लीजिए T समय तक यूज हो रहा है परिपथ, T समय तक प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर T समय तक इलेक्ट्रिक की वे हो रही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब एक्सटर्नल, यहाँ पर वे ऊर्जा को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर वोल्टेज क्या है V, तो ये पूरा आ जाएगा VIT। मेरी बात समझ पा रहे हैं, फार्मूला वे ऊर्जा का एक ही है, बस वोल्टेज अलग अलग चेंज हो रहा है। देखो सेल के लिए जब हम याद किए तो सेल का वोल्टेज कितना था, E रख लिया, EIT कर दिया। जब हम ये एक्सटर्नल एनर्जी लॉस देख रहे हैं कितना हो रहा है, तो एक्सटर्नल वोल्टेज कितना है, V है, जिसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोल रहे हैं, ठीक है, तो VIT लिख लिया। अब इंटरनल एनर्जी कहाँ लॉस हो रही है, इसमें आंतरिक प्रतिरोध में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, अगर यहाँ पर हम मान लें कि विभव पतन अभी हम पढ़ाएंगे, यहाँ पर विभव पतन, यहाँ वोल्टेज लॉस हो रहा है यहाँ पर, तो स्मॉल v से लिखे तो हो जाएगा स्मॉल VIT, क्योंकि यहाँ पर भी एक छोटा सा वोल्टेज होता है, उसको हम कहते हैं विभव पतन। इलेक्ट्रिक लॉस यहाँ पर जो हो रहा है वोल्टेज के रूप में, यहाँ पर वोल्टेज होगा, वोल्टेज डिफरेंस, क्योंकि जहाँ रेजिस्टेंस होगा, करंट फ्लो होगा, वहां पर विभव पतन या विभव जरूर होगा। तो इसके हमने विभव को किस लीटर से लिखा है, स्मॉल v से। ये चीजें समझ पाए हैं। तो 2-3 जगह यहाँ पर विभव था, एक सेल का वैद्युत वाहक बल था E, एक एक्सटर्नल वोल्टेज था जिसको आप टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं V, और एक यहाँ पर वोल्टेज था जिसको हम विभव पतन कहेंगे। अगर हमको विभव पतन निकालना हो तो हम यही निकालेंगे V, और V बराबर फार्मूला क्या होता है, ओम के लॉ के अकॉर्डिंग IR। तो यहाँ पर I और स्मॉल r होगा, क्योंकि हम स्मॉल r के अंदर विभव पतन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि विभव पतन स्मॉल v बराबर IR, तो EIT इक्वल टू VIT प्लस V की जगह क्या लिख लें, IR। तो यहाँ पर हो जाएगा I स्क्वायर, I यहाँ पर IR लिखेंगे तो I पहले से I स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल r T हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं, डेरिवेशन लिखते लिखते हो जाएगा, कोई डेरिवेशन ऐसा नहीं है। T कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, T कॉमन होकर कैंसिल, IT कॉमन ले लीजिए दोनों तरफ, यहाँ से कॉमन ले लीजिए I और T, तो यहाँ पर क्या बचेगा, V प्लस एक I कॉमन हो गया, I बचा और R बचा। यहाँ पर ये IT से IT कैंसिल हो गया, E इक्वल टू आ गया V प्लस I R, and it is relation between E, V and small r।
यही रिलेशन होता है टर्मिनल वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज और आंतरिक प्रतिरोध में। समझ में आई डिवीजन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।